सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की, वो लिक्विड एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, अपने एरिया को मिनिमाइज करता है। और सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट सिर्फ दो ही चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, फोर्स ऑफ अडेशन एंड कोहेजन। तो कोहेजिव फोर्स वो होती है, दो सेम एटम के बीच में फोर्स को फोर्स ऑफ कोहेजन बोलते हैं। जैसे पानी और पानी के बीच में फोर्स फोर्स ऑफ कोहेजन है, पानी और जो बकेट जो बाल्टी है उसके बीच में एटम के बीच में फोर्स फोर्स ऑफ एडहेजन है। डिफरेंट एटम की फोर्स को फोर्स ऑफ एडहेजन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज है कि अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कितने डिस्टेंस तक खींच सकता है या फोर्स लगा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर रेंज बोलते हैं। तो ये इसकी मॉलिक्यूलर रेंज की वैल्यू है। नेक्स्ट है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। एक मॉलिक्यूल दूसरे पड़ोस के मॉलिक्यूल को यहां तक खींच सकता है, तो ये जो स्फीयर बनेगा इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है सरफेस की फिल्म। सरफेस की फिल्म है कि जो टॉप के लिक्विड के किसी भी लिक्विड के टॉप के मॉलिक्यूल्स की जो टॉप लेयर है, इसको फिल्म बोलते हैं। फिल्म की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल होती है, जितना वो एक मॉलिक्यूल दूसरे को खींच सकता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल फिट इन होंगे वो मॉलिक्यूलर रेंज है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। तो पहला फॉर्मूला नोट करो, कैलकुलेशन ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा या टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन की फोर्स क्या बनेगी, सिग्मा इंटू लेंथ, सिग्मा इंटू लेंथ। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है। नेक्स्ट है, ये कुछ नहीं कॉन्सेप्चुअल करना आपने। नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने एक फ्रेम, ये मान लो एक फ्रेम लिया, ये फ्रेम है, ये स्लाइडर है जो स्लाइड कर सकता है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। आपने इसे डुबो लिया सोप की फिल्म में, सोप की फिल्म में डुबो लिया, तो यहाँ सोप की फिल्म आ गई। सोप की फिल्म है, और सोप की फिल्म थोड़ी छोटी हो जाएगी क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से एरिया को मिनिमाइज करेगी। एरिया मिनिमाइज होगा तो फिल्म छोटी होगी, तो ये स्लाइडर उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब आपने क्या किया, जब भी हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, मैं हमेशा बोलता हूँ जहाँ जहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब वहाँ पर अगेंस्ट नेचर फोर्स काम हो रहा है। पत्थर नहीं ऊपर जाना चाहता, आप जबरदस्ती उठा रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो आप वर्क डन कर रहे हैं। आप स्प्रिंग नहीं खींचना चाहता, आप जबरदस्ती खींच रहे हैं, तो आप वर्क डन कर रहे हैं। अब ये चाहता है सोप की वो अपना एरिया को मिनिमाइज कर दे, पर आप जाके यहाँ पर उल्टी फोर्स लगा रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, अगेंस्ट नेचर काम कर रहे हैं, ये एरिया को मिनिमाइज करना चाहते हैं, आप बड़ा कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस की एनर्जी। आपने कितना काम किया खींचने के लिए और कितना एरिया इंक्रीज हो गया, इसकी रेशियो को सरफेस एनर्जी बोलते हैं। पहली डेफिनेशन है सरफेस एनर्जी की। चलो कैलकुलेट करते हैं सरफेस एनर्जी क्या होती है। कैलकुलेशन में मान लो ये L है, और मान लो आपने x डिस्टेंस यहाँ खींच लिया। अब आपने एरिया कितना बढ़ाया, एरिया बढ़ाया L इंटू एक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लिक्विड का सोप की सरफेस है, मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, लाखों मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये पानी की सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, सोप की सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। और जहां फ्री सरफेस है वहां पर सरफेस टेंशन होती है। तो ये आपकी फ्री सरफेस है, यहाँ सरफेस टेंशन है। पीछे भी एक लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड यहाँ भी है, लिक्विड यहाँ भी है, वहां भी एयर है, तो यहाँ भी फ्री सरफेस है। तो इस फिल्म में कितनी फ्री सरफेसेस है, दो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो फ्री सरफेस है। तो अब दो फ्री सरफेस का मतलब यहाँ भी सरफेस टेंशन है, बीच में लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ भी सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन यहाँ पर दो दो है, इधर भी है और इधर भी है। तो एक बात बताओ, आपने कितनी फोर्स लगाई इसको खींचने के लिए, फोर्स होती क्या है, फोर्स होती है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ L
ये इसके ऊपर फोर्स लगी, प्रॉब्लम ये है कि आपको फोर्स यहां भी लगानी पड़ेगी और आपको फोर्स पीछे भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि दो दो सरफेस टेंशन हैं, तो रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ। और एरिया L इंटू एक्स यहां भी इंक्रीज होगा और एरिया L इंटू एक्स पीछे भी इंक्रीज होगा और इंटू क्या हो जाएगा 2। तो इसलिए जब आप यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट x है और एरिया L इंटू एक्स इंटू 2 है, करना नहीं है, याद नहीं करना आपने, आपका फाइनल आंसर सब कैंसिल होने के बाद सिग्मा आएगा। तो सरफेस एनर्जी और सिग्मा सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब मैं आपको इसकी टाइप्स करवाता हूँ जो पेपर में आने वाला है और कैसे पूछा जाएगा। आप इसमें ना एक काम करें, अपने फॉर्मूले लिख लें जो मैं लिखाने जा रहा हूँ, 5-7 पॉइंट लिखाऊंगा, उसी में से कुछ ना कुछ आ जाना है। देखो पहला पॉइंट, सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के 2 तरीके। पहला तरीका, सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का पहला तरीका फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, यानी कि ये कॉन्सेप्ट फोर्स से मैंने यूज किया। दूसरा तरीका वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ये आपके पास सिग्मा का फॉर्मूला है। तो सरफेस टेंशन को एक बार फोर्स के कॉन्सेप्ट से डिफाइन किया और एक बार एनर्जी या वर्क डन के कॉन्सेप्ट से डिफाइन किया। एक मतलब सरफेस टेंशन को ही वर्क और एनर्जी फोर्स दोनों से डिफाइन कर दिया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आ सकता है वो ऐसा आएगा, वो कहेगा आपके पास ना एक डिस्क है, एक डिस्क है, ठीक, इस डिस्क को आपने ऊपर उठाना है और ये ना डिस्क जो है पानी के ऊपर पड़ी हुई है, लिक्विड के ऊपर पड़ी हुई है, जिसकी सरफेस टेंशन सिग्मा है और इसका रेडियस r है। तो आपको कुल मिला के कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इसको उठाने के लिए? एक तो डिस्क का क्या लगाना पड़ेगा, वेट। दूसरा, डिस्क पानी की सरफेस पे पड़ी हुई है, पानी के मॉलिक्यूल डिस्क को खींच रहे हैं, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन भी है इसका मतलब यहाँ पर। अब आपको सरफेस टेंशन को ब्रेक भी करना है, तो सरफेस टेंशन चाहती है कि प्लेट, देखो पानी के ऊपर प्लेट को उठाते हो जोर लगता है, काफी चिपक जाती है वो, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी सिग्मा इंटू लेंथ, क्योंकि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। तो इसके अंदर जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, mg प्लस सिग्मा इंटू लेंथ क्या लेंगे, 2 पाई कैपिटल r। तो इसकी जो लंबाई है, एरिया नहीं लेते, लंबाई ऑफ डिस्क क्या होगी, लंबाई क्या होगी 2 पाई r, ये आंसर होगा। अब अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ लिया जाए सरफेस टेंशन की फोर्स बताओ, वेट मत बताओ, तो बस आप ये आंसर मार्क कर देना, ये आंसर होगा आपका। तो सरफेस टेंशन की फोर्स बस सिग्मा इंटू 2 पाई r। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या आंसर देना है, ठीक। दूसरा, अगर ये न्यूमेरिकल ऐसे आ जाए कि सपोज करो आपको एक स्क्वायर प्लेट दे दी, L L L और L पानी के ऊपर, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगी, आप बोलेंगे सिग्मा इंटू लेंथ क्या लेंगे 4L, स्क्वायर प्लेट है, ठीक हो गया। अगर आपको एक एनुलर डिस्क दे दी, एनुलर का मतलब कटी हुई डिस्क, ये कटी हुई है, इसका रेडियस r1 है, बाहर का रेडियस r2 है और ये एनुलर डिस्क है, सारा मटेरियल यहां पे है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप फोर्स निकालेंगे सिग्मा इनटू अंदर की लेंथ प्लस बाहर की लेंथ, दोनों लेंथ करेंगे, माइनस नहीं होगी, सरफेस टेंशन की फोर्सेस माइनस नहीं होती, प्लस होंगी। तो अंदर की लेंथ पे अलग सरफेस टेंशन की फोर्स है, बाहर की लेंथ पे अलग सरफेस टेंशन की फोर्स है, ये अलग, दोनों को ऐड करके आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक है। पेपर में पता है क्या आएगा, उनको पता होता है कि बच्चा याद करके आया है, पेपर में आएगी रिंग, एक रिंग लेगा, रिंग लिक्विड की सरफेस पे है, अब फोर्स क्या होगी सरफेस टेंशन की, सिग्मा इंटू क्या लेंथ, है ना, यही होगी। बोलो लेंथ में क्या पुट करें, इसका रेडियस r है, बोलो क्या पुट करें, सिग्मा इंटू 2 पाई r। सही गलत, गलत, क्या करें इंटू 2, क्यों, क्योंकि रिंग एनुलर डिस्क का स्पेशल केस है, अंदर का रेडियस भी आ रहा है और बाहर का रेडियस भी अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, अंदर भी 2 पाई आ रहा है, बाहर भी 2 पाई आ रहा है, इसलिए रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। समझ में आ रहा है, यहां तक इंटू 2 करना पड़ेगा।
ज़्यादातर रिंग के ऊपर क्वेश्चन देते हैं, उसको पता है कि स्टूडेंट 2 मिस करेगा। दोनों पे लग रहा है, बीच में लाखों मॉलिक्यूल्स आ गए ना रिंग के, सेपरेशन है ना, बॉर्डर हो गया पूरा इतना बड़ा, अंदर अलग बाहर अलग। क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? दूसरे टाइप की प्रॉब्लम सुन लो, अब क्या आएगी। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम एनर्जीज पे आती है। पहला कॉन्सेप्ट ये सुन लो, अगर आपके पास छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, रेडियस आर एन ड्रॉपलेट्स हैं, और एक बड़ा ड्रॉपलेट बन गया, तो इन सब का एरिया कितना है? इन सब का ये एरिया है, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया ये एरिया है, तो दोनों का एरिया आ गया यहां तक। तो छोटे ड्रॉप्स का एरिया बड़ा है कि बड़े ड्रॉप का एरिया बड़ा है? छोटों का बड़ा है, तो ये जो एरिया है ये बड़ा होता है सबका मिला के, और ये एरिया क्या हो गया? कम होता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस केस में एरिया क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो देयर इज डिक्रीज इन एरिया। जब छोटे ड्रॉप्स बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो एरिया कम करते हैं। उल्टा भी ट्रू है। अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, एक बड़ा ड्रॉप आपने छोटों में तोड़ दिया, ये लो, तो n इंटू 4πr² एरिया हो गया सबका मिला के, और इसका इतना हो गया, तो एरिया की वैल्यू यहां से क्या हो गई? इंक्रीज। तो पहले वाले केस में डिक्रीज, नीचे वाले केस में इंक्रीज। क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आएगा कि वो कहेगा कि छोटे छोटे या बड़े ड्रॉप को, सपोज वो क्वेश्चन में कहेगा एक बड़ा ड्रॉप है ऑफ रेडियस आर, तो मैंने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया, या वो आएगा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बड़ा ड्रॉप बनाएंगे। तो जब ये बड़ा ड्रॉपलेट छोटे में टूटेगा, ये अपने आप कभी नहीं टूटता, इसको वर्क डन करना पड़ता है, इसको तोड़ना पड़ता है। तो बड़े ड्रॉप से छोटे ड्रॉपलेट बनाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। लेकिन जब छोटे छोटे ड्रॉप मिला के बड़ा ड्रॉप बनते हैं तो उसको वर्क डन करना नहीं पड़ता, वो अपने आप मिल जाते हैं, इकट्ठा करो अपने आप मिल जाएंगे। तो ऐसे केस में एनर्जी क्या होती है? रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड। तो दो टाइप की प्रॉब्लम आएगी, या तो वर्क डन आएगा या एनर्जी रिलीज आएगी। कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा। सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन क्या होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया, इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया। क्लियर है यहां तक? तो जब आपसे ये पूछा जाएगा कि कितना वर्क डन किया, तो आप क्या करेंगे? सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज इन एरिया से। और जब वो पूछेगा एनर्जी रिलीज की वैल्यू क्या होगी, सरफेस टेंशन को चेंज इन एरिया से फिर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। फॉर्मूला दोनों में सेम ही लगेगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। जैसे इस केस में वर्क डन की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू एन इंटू 4πr² माइनस 4πr²। चेंज इन एरिया, तो यहां पे एनर्जी की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू एन इंटू 4πr² माइनस 4πr। बड़े से छोटा एरिया माइनस करना होता है आंसर। तो दो केस आएंगे इसमें। ठीक है यहाँ पे। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर वर्क डन की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू आ गई। वर्क डन आ गया फिर तो बातें खत्म हो गई। कई बार क्या होता है, वो कहता है एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होने से बड़े ड्रॉप का टेम्परेचर बढ़ गया, तो फाइंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी आपने पता है क्या करना है? एम सी
डेल्टा थीटा। तो यहाँ से चेंज इन टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड। और अगर वो ये बोलेगा कि बड़े ड्रॉप की जो एनर्जी है उससे बड़े ड्रॉप ने भागना शुरू कर दिया, तो फिर उस केस में वेलोसिटी निकालो बड़े ड्रॉप की क्या होगी, तो इसको किससे इक्वेट करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो या तो कहेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर निकालो या कहेगा वेलोसिटी बताओ। तो दोनों में क्या करना है समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी करके दिखाता हूँ। अभी इसमें क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? जैसे सपोज ये आपके सामने ये हमने कर लिया, ठीक, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स अभी दिखाता हूँ। जैसे सपोज ये रहा, वो कहेगा n ड्रॉपलेट्स हैं, रेडियस एक का छोटा r है, कंबाइंड टू फॉर्म अ बड़ा r है, शो दैट राइज इन टेम्परेचर इसके इक्वल है। तो जब ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं, रेडियस का रिलेशन निकालने के लिए वॉल्यूम इक्वेट कर सकते हैं, छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम, तो n की रेशियो आ गई। फिर आपने एनर्जी लीज कैसे निकालनी है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया कर लिया, एनर्जी लीज आ गई। ये एनर्जी लीज mc डेल्टा थीटा करना है। टेम्परेचर किसका बढ़ा, बड़े ड्रॉप का, तो मास किसका है, बड़े ड्रॉप का। मास को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बड़े ड्रॉप की। डेंसिटी पानी की CGS में 1 होती है, स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस पानी की। प्रॉब्लम ये है कि राइट हैंड साइड की यूनिट चल रहे हैं कैलोरी में, और एनर्जी लीज किस में है, जूल में। तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए जे से क्या कर दिया, डिवाइड। बस फिर डेल्टा थीटा एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, 4 पाई कॉमन कट गया और n की वैल्यू को पुट किया, आंसर आ गया। ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको दिखता है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आती है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो जो अगली प्रॉब्लम है उसमें एक्सेस प्रेशर है। एक्सेस प्रेशर के अंदर सिंपली ये गिवन होता है कि एक्सेस प्रेशर में किसी भी, मान लो ड्रॉप है, ड्रॉप के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है ये नोट करें फॉर्मूला, P इनसाइड ड्रॉप है, ये लिख लेना, ये ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप में तो यहाँ लिखना ये लिक्विड ड्रॉप है, ये लिक्विड का ड्रॉप है। तो लिक्विड के ड्रॉप के लिए P इनसाइड माइनस P एटमॉस्फेरिक इज 2 सिग्मा बाई R, ठीक, 2 सिग्मा बाई R, 2T बाई R। तो अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना बड़ा होता है 2 सिग्मा बाई R या 2T बाई R, ठीक। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन एक्सेस प्रेशर सोप बबल में आ जाए, सोप बबल में, ये सोप बबल के अंदर क्या होता है, अंदर भी एयर और बाहर भी एयर है, तो अंदर भी फ्री सरफेस है बाहर भी फ्री सरफेस है। तो यानी कि दो बार सरफेस टेंशन है, अंदर भी और बाहर भी, तो 4 सिग्मा बाई R। ड्रॉप में 2 सिग्मा बाई R, बबल में 4 सिग्मा बाई R, ठीक है। यहां तक कोई डाउट इसमें? दोनों फॉर्मूलाज क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर मान लो बबल पानी में है, अब उसकी एक फ्री सरफेस आपने खत्म कर दी, अब फ्री सरफेस कहाँ रहेगी, केवल अंदर, बाहर तो है नहीं। तो फिर क्या करेंगे, एक्सेस प्रेशर क्या लगाएंगे, 4T बाई R लगाएंगे, फिर से 2T बाई R लगाएंगे, 2 सिग्मा बाई R, क्योंकि एक फ्री सरफेस गई, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। बाहर की फ्री सरफेस गई ना, अगर दोनों होती तो फिर 4T बाई R। तो अगर बबल एयर में है, बाहर भी एयर अंदर भी एयर, 4 सिग्मा बाई R। बबल पानी में है, बाहर की गई तो 2 सिग्मा बाई R। अगर बबल h डिस्टेंस नीचे है पानी के, अब पानी भी प्रेशर लगाएगा उसके ऊपर, h रो जी, तो एक्सेस प्रेशर क्या होगा, यहां से देखेंगे P इनसाइड माइनस P एटमॉस्फेयर, 2 सिग्मा बाई R तो होगा ही होगा, बबल का प्रेशर तो पता ही आपको क्या होता है पानी के अंदर, साथ में h रो जी ऐड हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है P इनसाइड निकाल लो, तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, P एटमॉस्फेयर प्लस 2 सिग्मा बाई R प्लस h रो जी, आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। क्या मैंने ये लास्ट टाइम करवाया था, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम शीट में था ना, ये बुकलेट चेक कर लो, है किसी के पास बुकलेट, कराया है, लिखा था, है उसमें, ठीक। आप मेरे से 2016 से ले लो, रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग 2016 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें भी करवाया था। 2023 मेंस में यही क्वेश्चन आया है। कहीं आप सोचो कि सर ने ना देख के लिख दिया, 2 साल पहले की रिकॉर्डिंग देख लोगे तभी आंसर, ये लगी हुई है शीट, दिखाता हूँ मैं आपको और क्या कुछ आया है। तो मतलब इसमें खजाना छुपा हुआ है, देखते जाओ आगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस प्रेशर में, याद रखना कनकेव का प्रेशर कन्वेक्स की सरफेस के प्रेशर से बड़ा होता है हमेशा। जैसे एक ड्रॉप है, अंदर की सरफेस कनकेव है, बाहर की कन्वेक्स है, हमने ऐसे याद किया हुआ है, अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से बड़ा है, अंदर की सरफेस जहां बड़ा है वो कनकेव है, बाहर कन्वेक्स है। मतलब अकल को पूछ ले कनकेव कन्वेक्स तो पता ही ना हो, ऐसा नहीं होगा भाई, इतना ही पता होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें
एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। 3 टाइप के मेनिस्कस होते हैं, या तो मेनिस्कस ऐसा दिखता है, नॉर्मली कनकेव शेप बोलते हैं इसे, पानी का मेनिस्कस ऐसा होता है, या मरकरी का ऐसा होता है, कन्वेक्स होता है, या फिर फ्लैट ऐसा होता है, सिल्वर का होता है। तो इसके अंदर एक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? जिन लिक्विड का मेनिस्कस ऐसा है, पानी जैसे लिक्विड है, पानी है, तो अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो इस सरफेस पे, तो सॉलिड के साथ जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो नॉर्मल वाटर का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 है। मरकरी की सरफेस ऐसी होती है, तो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट ने सॉलिड के अंदर एंगल क्या बनाया? थीटा, एंगल ग्रेटर देन 90 है। और फ्लैट सरफेस सिल्वर की बनती है, एंगल इक्वल टू 90। तो अलग अलग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है जो पेपर में गिवन होते हैं, क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसके अंदर ये याद रखना है आपने कि अगर मान लो फ्लैट सरफेस है, तो ऊपर और नीचे के पॉइंट पे प्रेशर ऑलमोस्ट सेम होता है, पी एटमॉस्फेयर। अगर आपका मेनिस्कस ऐसा है, नीचे को है, कनकेव है, तो ये पी एटमॉस्फेयर ऊपर है और नीचे पी एटमॉस्फेयर से 2T/R कम प्रेशर होता है। वेयर कैपिटल, ये प्रेशर 2T/R मैंने सिखाया, बबल और ड्रॉप से आया हुआ है। एक फ्री सरफेस है तो 2T/R। तो ये कैपिटल आर इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ट्यूब नहीं है। मेनिस्कस का मतलब, इसको इमेजिन करो, स्फेयर बना लो, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ट्यूब का रेडियस ये होता है, यहाँ पे ट्यूब का रेडियस नहीं है, मेनिस्कस का रेडियस है। तो ये रिजल्ट याद करना है। और ऐसे ही अगर ये सरफेस है, तो यहाँ पी एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर पी एटमॉस्फेयर प्लस 2T/R होगा, फिर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ठीक, पता होना चाहिए कहाँ प्रेशर कम है, कहाँ प्रेशर ज्यादा है। तो डायग्राम से याद रहेगा आपको। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है कैपिलरी एक्शन। अगर आप पतली सी ट्यूब कैपिलरी की पानी में डाल दो, तो पानी ऊपर राइज हो जाता है। तो कितना राइज होता है उसका फॉर्मूला नोट करें। उसका फॉर्मूला पहले तो ये नोट करें, 2T/R रो जी, वे टी सरफेस टेंशन, 2T/R रो जी, वे कैपिटल आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये ट्यूब का रेडियस है, मेनिस्कस का रेडियस है। ये पहला फॉर्मूला है, इसको एसेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, इसको कैपिलरी एक्शन भी बोलते हैं। तो पतली ट्यूब ऊपर पानी राइज हो जाता है, लिक्विड राइज होता है, और ये फॉर्मूला है। ठीक है, 2T/R रो जी। इसमें कैपिटल आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, पर इसको मॉडिफाई किया जाए अगर, कैसे? अगर ये आपका मेनिस्कस है, ये रहा मेनिस्कस, मेनिस्कस का उसने पूरा स्फेयर बना लिया। अगर आप चेक करें, ये रहा मेनिस्कस, इसने पूरा स्फेयर बना लिया मेनिस्कस का। ठीक है, तो ये क्या रेडियस? कैपिटल आर है। ट्यूब का रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? थीटा है। ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। स्मॉल आर ट्यूब का रेडियस है, कैपिटल आर मेनिस्कस का रेडियस है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में जो मैंने लिखवाया, कैपिटल आर को पुट कर दें, कॉस थीटा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर की वैल्यू को यहां पुट कर दें, तो ये आंसर आएगा। तो प्लीज दूसरा फॉर्मूला नोट कर लें, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला में स्मॉल आर क्या रेडियस ऑफ ट्यूब है, और थीटा का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ट्यूब का रेडियस है। तो कोई भी फॉर्मूला इसमें काम आएगा। ये भी क्लियर है यहां तक? तो 2 फॉर्मूलाज हो गए। और ये भी रेशियो नोट कर लें, कॉस थीटा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। पता नहीं ट्यूब के रेडियस से मेनिस्कस का, मेनिस्कस से ट्यूब का रेडियस का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ये बुकलेट की शीट स्कैन ऊपर स्कोर हेड पे है, तो वहां से नोट करनी, वहां से भी फॉर्मूलाज की लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, जब तैयारी करेंगे पहले हमेशा फॉर्मूला की लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि उससे अच्छी रिवीजन होती है। फिर न्यूमेरिकल करने चाहिए, सीधा नहीं करनी चाहिए कभी न्यूमेरिकल। ठीक है, अब जैसे अगर इनसफिशिएंट लेंथ है, अगर ट्यूब में पानी को राइज करना है 2 सेंटीमीटर, पर ट्यूब की हाइट है 1 सेंटीमीटर, तो फिर ये फॉर्मूला लिखें, H/R इज अ कांस्टेंट। मतलब अगर आपकी हाइट ट्यूब की कम होगी, अगर ट्यूब की हाइट आपकी कम होगी, तो मेनिस्कस का रेडियस बढ़ेगा, और अगर H ज्यादा होगा तो मेनिस्कस का रेडियस कम होगा। तो ये नोट कर लें, H/R इज अ कांस्टेंट। न्यूमेरिकल में सीधा देखेंगे इसे। फिर उसके बाद ये आता है पेपर में कि फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, कंटामिनेशन। आप अगर वाटर सरफेस है डस्ट या ग्रीस, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? रिड्यूस। नेक्स्ट है सोल्यूट, ये आता है हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस, सोडियम क्लोराइड, नमक, सरफेस टेंशन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेकिन स्पेरिंगली सब्सटेंस सोप रिड्यूसेस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन को कम करता है। ठीक। तो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर,
टेम्परेचर में सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कम हो जाती है, और जीरो हो जाती है एट अ टेम्परेचर नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अगर दो बबल्स कंबाइन होते हैं वैक्यूम में, मतलब एक की हवा दूसरे की हवा नई बबल की हवा बन जाती है, तो वॉल्यूम इक्वेट नहीं करते, ड्रॉप कंबाइन होते हैं वॉल्यूम इक्वेट करते हैं, बबल कंबाइन होते हैं आइसोथर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट और वैक्यूम में कंबाइन हो रहे हैं, तो बॉयज लॉ लगता है P1 V1 केमिस्ट्री, गैस कंबाइन हो रही है, P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P इंटू P, क्योंकि ये वैक्यूम में है। तो वैक्यूम में P एटमोस्फेयर नहीं होता बाहर, तो सिर्फ P इनसाइड क्या रहता है 4T/R। तो आप प्रेशर पुट करते हैं 4T/R, वॉल्यूम पुट करते हैं, सॉल्व करके सीधा आंसर नोट करें ये फॉर्मूला। तो एक ड्रॉप, एक बबल का रेडियस R1 है, दूसरे बबल का R2 है, कंबाइन करके नए बबल का रेडियस R है, ये फॉर्मूला नोट करें। तो कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है यहां तक? ठीक, जैसे मान लो अगर आपके पास दो बबल्स हैं, आपने ज्वाइन कर दिया, तो एक का प्रेशर ज़्यादा एक का कम है, जितना छोटा बबल होगा प्रेशर उतना अंदर ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है 4T/R, R अगर छोटा होगा प्रेशर ज़्यादा है, तो छोटे वाला बबल अंदर के अंदर घुस जाएगा इसके। तो ये जो कॉमन इंटरफेस है उसका रेडियस क्या होगा ये नोट कर लें, ये दोनों फॉर्मूला नोट करें। कॉमन इंटरफेस इसके इक्वल होगा, तो R1 R2 दो बबल्स का रेडियस है, R नए बबल का रेडियस है, तो इनमें से कोई फॉर्मूला आएगा पेपर में। ठीक, ठीक है यहां तक? ठीक है, तो इसके बेस पे ये देखें एक मिनट, देखो पहला क्वेश्चन देखो, मरकरी ड्रॉप जिसका रेडियस गिवन है इज ब्रोकन इनटू इक्वल साइज। एक और चीज बता दूं सच, कि जब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपको कि सपोज करो, वो जो टाइप्स बता रहा था ना उसमें एक और टाइप नोट करनी पड़ेगी आपको, वो मिस कर गया मैं, कि सपोज करो आपके पास, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक ड्रॉप गिवन है, ड्रॉप, तो ड्रॉप का रेडियस मान लो आपको R1 से बड़ा करके R2 करना है, ठीक है, पानी डालना है या मुंह से फुलाना है, जैसे भी R1 से R2 करना है, सरफेस टेंशन सिग्मा है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो सिंपल है, आप क्या करेंगे, सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, सिग्मा इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर 4 पाई R1 स्क्वायर, सिंपल। लेकिन अगर यही क्वेश्चन किस में आएगा, बबल में आएगा, आपको अपने मुंह से बबल फुलाना है और रेडियस R1 से बड़ा करके R2 पे करना है, तो आपका वर्क डन पता है क्या आएगा, सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बबल में दो फ्री सरफेस है, अंदर और बाहर, सरफेस टेंशन दो दो है, अंदर और बाहर, वर्क डन डबल लगेगा अंदर और बाहर, तो वर्क डन की वैल्यू सेम होएगी ड्रॉप वाली, लेकिन इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो वर्क डन की वैल्यू इसमें 2 आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो बबल के क्वेश्चन में 2 लगाना मत भूल जाना, अगर वो एयर में है बबल, अगर वो पानी में है फिर सरफेस टेंशन एक ही होगी, फिर 2 मत लगाना। ठीक, अब ये देखो, ये इसका न्यूमेरिकल है, मरकरी ड्रॉप जिसका रेडियस गिवन है, ड्रॉप है, ये पढ़ना होता है ड्रॉप है या बबल है, ड्रॉप है तो एक सरफेस टेंशन है, इसमें 125 इक्वल साइज ड्रॉपलेट्स बने तो वॉल्यूम इक्वेट करके रेडियस का रेशियो आ जाएगा। सरफेस टेंशन मरकरी गिवन है, गेन इन सरफेस एनर्जी कुछ भी नहीं करना है, क्या करेंगे, सिग्मा इंटू चेंज इन एरिया, सिग्मा इंटू वही सेम चीज है, वर्क गेन एनर्जी का मतलब एनर्जी कितनी गेन हो रही है, सिग्मा इंटू डेल्टा ए, कर लोगे सॉल्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम रेज इन अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन डिप्ड इन अ लिक्विड ए वर्टिकली इज 5 सेंटीमीटर, ट्यूब इज डिप्ड इन अ सिमिलर मैनर इन अदर लिक्विड बी ऑफ सरफेस टेंशन
एंड डेंसिटी डबल द वैल्यू ऑफ ए, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम रेज्ड इन अ लिक्विड बी विल बी इक्वल टू व्हाट? क्या करें इसमें, क्या फॉर्मूला लगेगा? नहीं इसमें लगेगा तो वही, तो मेरे को लगता है इसमें रेडियस, सर्टन रेडियस है, ट्यूब सिमिलर मैनर इन अनदर लिक्विड बी ऑफ सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी डबल दी वैल्यू, ओके हाँ आर रो जी, राइट ठीक कह रहे हो। एसेंट फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो इंक्रीजिंग दी, इसमें देख लेना कौन से फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, वहां से हाइट की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। जैसे 1000 ड्रॉपलेट ऑफ सरफेस टेंशन गिवन है, रेडियस गिवन है, कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, एनर्जी रिलीज क्या होगी? अरे वही सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया डेल्टा ए, सिग्मा इनटू, कॉन्सेप्ट तो वही यूज हो रहा है ना। 2023 में शीट लिख के अभी तो नहीं लाया ना, लास्ट ईयर की शीट है, 5 साल की शीटें चल रही हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होएगा सरफेस टेंशन का। समझ में आ रहा है यहाँ तक? सेम ही कॉन्सेप्ट। जैसे ये देखो एक सो बबल कंबाइन हो गया आइसोथर्मल कंडीशन में, तो नया रेडियस क्या होगा? बी ऑप्शन। नहीं 2016 से पढ़ा रहा हूँ, ये 2021 में देख के शीट नहीं लिखी, मैं पहले बता दूं, चाहे रिकॉर्डिंग ले लो मेरे से। तो कहने का मतलब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है भाई, हमारे टाइम की चल रही है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लो राइज इन टेम्परेचर निकाल दो, ड्रॉप्स कंबाइन हो गए, एनर्जी रिलीज हो गई, फाइंड राइज इन टेम्परेचर, अभी किया एनसीईआरटी की प्रॉब्लम डायरेक्ट। सी अब देखो तो सही यार क्या आ क्या रहा है और कर क्या रहे हैं हम। सरफेस टेंशन सोप की गिवन है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सोप बबल R1 से R2, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये लो ठीक डन। ठीक है, देयर इज एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 in a liquid surface of tension given and density given at a depth of 10 सेंटीमीटर below the surface। अभी भी करवाया कि अगर बबल डेप्थ के नीचे है तो एच रो जी ऐड हो जाता है, तो आंसर आएगा P 2T/R प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, अभी करवाया सेम है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, spherical soap bubble of radius 3 is formed inside another soap bubble, ये मैंने नहीं करवाया और ना मैंने शीट में देखा, 2022 में पहली बार आया, ये मेरे को भी नहीं पता था। तो मतलब सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि 2016 से पढ़ा रहा हूँ, 2022 में पहली बार देखा, लास्ट ईयर भी पढ़ाया, 2023 में भी इसलिए डाल के लाया हूँ कि फॉर्मूला रहना चाहिए। वो कह रहा है कि एक बबल है 3 सेंटीमीटर, वो एक स्फेरिकल सोप बबल के अंदर है 6 सेंटीमीटर के अंदर, ये नहीं करवाया, बबल के अंदर बबल है 6 सेंटीमीटर, बबल के अंदर एक और बबल फंस गया। If the internal pressure of smaller bubble of radius 3 in the above system, तो internal pressure क्या होगा ये मुझे पता नहीं, मैंने आपको करवाया नहीं कि बड़े बबल के अंदर छोटा बबल है, छोटे बबल के अंदर प्रेशर निकालना है, ये मैंने नहीं करवाया। तो जो भी होगा वो कह रहा है वो इक्वलेंट टू सिंगल सोप बबल ऑफ रेडियस R होगा, तो R बताओ क्या होगा। तो पहले आप ये बताओ बबल के अंदर अगर बबल है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, लिखो शॉर्टकट फॉर्मूला, प्रेशर दोनों तरफ से लगेगा, अपना प्रेशर तो है ही है, बड़े बबल का भी और छोटे बबल का ऐड होएगा, माइनस नहीं होगा, बबल के अंदर बबल है, तो आंसर क्या होगा ये फॉर्मूला नोट करें। तो जो रेडियस बनेगा बड़े बबल का मींस इक्वलेंट बबल का, वो R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2, ये प्लस लगा लेना। अब ये फॉर्मूला क्या था, माइनस था, ये फॉर्मूला नोट कर लें। बबल के अंदर अगर बबल है तो जो इक्वलेंट रेडियस बनेगा नए बबल का वो ये बनेगा। ठीक है, मतलब बबल के अंदर जो बबल है, अंदर वाला बबल है, उसमें ये प्रेशर लगेगा, ये टोटल प्रेशर है, और उसकी जगह अगर एक बबल लगाना हो तो उसका ये प्रेशर लगेगा। तो R1 R2 का रिलेशन निकालना है, ये नया है यार, इसको नोट कर लेना फॉर्मूले को, ये हमने शीट में किया, खत्म हो गया।